हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ एक बार फिर बिल्कुल नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो जो है वो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मेरा प्रीवियस वीडियो भी इसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड ही था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स बातें हम लोगों ने डिस्कस करा, हम लोगों ने सीखा, है ना। और आज भी जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए बेसिक टर्म्स के जो है वो और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, और बहुत सारे वीडियोस में बनाकर आप लोगों को डिलीवर भी करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करें और दबाकर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। तो आइए डिस्कस करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है एक्सपेंस। आखिर ये एक्सपेंस है क्या? कभी भी अगर हमें रेवेन्यू जनरेट करना हो, है ना, जैसे ही हमें रेवेन्यू जनरेट करना हो, हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, है ना। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बिना एक्सपेंस के, तो अर्निंग के बारे में सोचना ही नहीं है ना। पहले हम लगाएंगे, फिर वहां से पाएंगे। पहले हमारे एक्सपेंसेस होंगे, फिर वहां से रेवेन्यू जनरेट होगी, है ना। तो ये जो है वो यही फंडा लगातार अकाउंट्स में काम करता रहता है। तो एक्सपेंस के बारे में जो चीजें हैं कि एक्सपेंस इज द कॉस्ट। क्या है ये कॉस्ट है इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू। देखो वाकई ना बात कि एक्सपेंसेस क्या है, ये कॉस्ट है, ये लागत है किस चीज के लिए? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, है ना। इट इज अ वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, है ना। इट इज अ वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो भी हमने एक्सपेंसेस किया विद इन वन अकाउंटिंग ईयर वो फिनिश। जैसे प्रीमाइसिस का रेंट, सर ये तो मंथली फिनिश हो जाता है ना। हर महीने हमें अपने प्रीमाइसिस का रेंट देना होता है, हर महीने हमें अपने बिजली का बिल देना होता है बिजनेस प्रीमाइसिस का, हर महीने अपने स्टाफ की सैलरी देनी होती है ना। जो भी फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू दरअसल डेप्रिशिएट करती है, यानी कि डेप्रिशिएशन। तो ये भी तो एनुअली होता है ना। मतलब कह सकते हैं हम कि ये वो एक्सपेंसेस जो विद इन वन अकाउंटिंग ईयर एक्सपायर्ड, है ना। इट मे बी कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, अपने स्टाफ को सैलरी देना, लेबर को वेजेस देना, प्रीमाइसिस का रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ईटीसी। ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और बिना इन चीजों की कभी भी बिजनेस रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती। ठीक है। तो इसके बाद क्या, राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट इज डेप्रिसिएशन आ गया ना। जो भी फिक्स्ड एसेट हम बिजनेस में यूज करते हैं विद इन वन अकाउंटिंग ईयर या आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर, उस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और यही तो एक्सपेंस है। उस डिक्रीज वैल्यू का नाम देंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक चार्जेबल एक्सपेंस है ना। एन अमाउंट, नेक्स्ट, एन अमाउंट रिटन ऑफ आउट ऑफ करंट एसेट्स से बैड डेट्स। मान लो किसी कस्टमर को हमने उधार बेचा, है ना। किसी कस्टमर को या मिस्टर एक्स को हमने उधार बेचा 10,000। मिस्टर एक्स ने मुझसे कहा कि सर नेक्स्ट मंथ दूंगा पैसे, तो अभी आज के डेट में मैं उसे क्या रिकॉर्ड करूंगा? एज अ डेटर। वो कस्टमर जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहलाएगा डेटर, है ना। और ये डेटर जो है वो करंट एसेट होता है। लेकिन मान लो अगर नेक्स्ट मंथ भी उसने पैसे नहीं दिए, है ना, उसके अगले मंथ भी पैसे नहीं दिए, धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि मिस्टर एक्स जो है वो मेरे 10,000 को डाइजेस्ट कर गया, अब वो मुझे देने वाला नहीं है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना। हमारे लिए एक अकाउंटिंग टर्म है बैड डेट्स, है ना। क्या है ये? बैड डेट्स। वो डेटर जो खराब हो जाए उसे हम, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बैड डेट्स। और ये भी एक तरह का ऐसे तो लॉस है, लेकिन एक्सपेंसेस की तरह ही हम इसे ट्रीट करते हैं। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स से इन्वेस्टमेंट। मान लो हमने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा और अब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, है ना। 10,000 के शेयर्स हमने किसी कंपनी के परचेज किए और आज उसकी मार्केट वैल्यू केवल 8,000 है, तो क्या हो गया? सर ये 2,000 जो है वैल्यू डिक्रीज कर गई। ये भी एक तरह का क्या हो गया? एक्सपेंस। फिर कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जिस गुड्स को हमने बेचा उसका एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, हम लोग आने वाले सिलेबस में पढ़ेंगे। जैसे जब हम लोग का चैप्टर चलेगा फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़ा जबरदस्त रोल है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जान लो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एक तरह का हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है। तो एक्सपेंस के बाद अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ना वो रिचार्ज जो करवाते हैं, या तो प्रीपेड करवाते हैं या पोस्टपेड। नॉर्मली मैक्सिमम लोग, अ नंबर ऑफ पीपल जो है वो प्रीपेड रिचार्ज करवाता है। पहले हम रिलायंस जियो को या आइडिया को, है ना, वी या फिर एयरटेल को पहले हम पे करते हैं, है ना।
3 महीने का प्लान, 2.5 महीने का प्लान है ना, 84 डेज का प्लान या 99 डेज का प्लान, जैसा भी हो, हम पहले उनको पे करते हैं, उसके बाद वो सर्विसेज अवेल करते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रीमियम जो क्या होता है, ये भी हम प्रीपेड करते हैं, ड्यू आया हमने पे कर दिया, नेक्स्ट अगले महीने या 3 महीने का या 1 साल का एडवांस, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, है ना। वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो नहीं हुआ लेकिन हमें उसे एडवांस में पे करना पड़ रहा, ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब कैश दिया लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ। और ये जो नेचर है, ये करंट एसेट नेचर का होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहां ध्यान देना, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड in advance and the benefit of which will be available in the following year or years. Yes, हम उसके बेनिफिट क्या होगा, फ्यूचर लेंगे। मान लो हमारे स्टाफ है ना, हमने अपने स्टाफ को क्या किया, करंट मंथ का तो दिया ही दिया फीस, अगले 2 महीने का भी हमने आज ही दे दिया, तो वो प्रीपेड सैलरी हो गया। अब वो स्टाफ जो है मेरे लिए करंट असेट हो गया, सर्विस भी लूंगा और नेक्स्ट मंथ में उसको पे भी नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि हमने आज ही पे कर दिया, अभी सैलरी ड्यू नहीं हुई लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिया अपने स्टाफ को, यानी कि ये प्रीपेड सैलरी है, ये करंट असेट के नेचर का होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है सर, एक्चुअली दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, हमने उसको पे नहीं किया। सर क्यों नहीं किया, भाई हो नहीं होंगे पैसे, है ना। तो एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पे करना अभी बाकी है, इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, तो इस तरह से इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बट नॉट पेड, ये ड्यू तो हो गया, ये इनकर्ड तो हो गया लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो हमारा करंट एसेट नेचर का होता है, जबकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो ये हमारा करंट लाइबिलिटी नेचर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम रेवेन्यू की। रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज एंड फ्रॉम द यूज ऑफ अदर्स और एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज, यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा। क्या कहना चाह रहा है रेवेन्यू, सर रेवेन्यू जो है वो ग्रॉस इनफ्लो है। क्यों ग्रॉस इनफ्लो क्यों है, इसमें सभी एक्सपेंसेस हमें माइनस करना होगा, है ना। तो revenue is a gross inflow of cash, receivables or other consideration arising in the course of ordinary activities, है ना, of the enterprises from the sale of goods, goods को सेल करके जो भी हमें मिला वो क्या है, वो रेवेन्यू है। फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जो भी हमने सर्विसेज दिया उसके बदले जो भी पैसे हमें मिले वो भी क्या है, ये भी हमारा रेवेन्यू है। एंड फ्रॉम द यूज बाय अदर्स और एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट या डिविडेंड, ये भी क्या है सर, ये भी हमारा रेवेन्यू है। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स। सर ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें इंक्लूड है, एक है हमारा डेटर्स, वो कस्टमर जिनको हमने उधार बेचा, और दूसरा हमारा है बिल्स रिसीवेबल, है ना, क्या है, बिल्स रिसीवेबल। ये दोनों ही जो है क्या है, ये दोनों ही हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये दोनों ही जो है वो करंट एसेट नेचर का होगा, मतलब विद इन वन अकाउंटिंग ईयर हम अपने अमाउंट को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, क्या है ये, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल्स अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स and services or both rendered in the ordinary course of business. Trade receivables is a sum total of debtors and bills receivable, है ना। क्या है ट्रेड रिसीवेबल्स, सर ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ट्रेड रिसीवेबल, है ना, एक सेकंड, ट्रेड रिसीवेबल्स इज सम टोटल ऑफ debtors and bills receivable, है ना, sum total of debtors and bills receivables is known as trade receivables. Debtor is a person, ये तो हमें पता है, debtor is a person or an entity who owes amount the enterprise against the credit sales. Credit sales अगर हमने किसी पर्सन को किया, है ना, और उसने अगर पैसे नहीं दिया तो करंट टाइम में क्या लिखेंगे हम उसे, वो हमारा हो जाएगा डेटर, है ना, और वो डेटर जो है वो करंट असेट नेचर का होगा। बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल का, ये भी हमारा क्या है, करंट एसेट ही है, ये भी हमारा करंट एसेट
नेचर का अकाउंट होता है। ये बिल्स रिसीवेबल मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। एक्चुअली इसका एक्सेप्शन कौन देता है? डेटर। हम अपने डेटर पर एक बिल लिखते हैं और डेटर जैसे ही उसमें साइन करता है वो बिल हो जाता है लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, तो एक्सेप्टेड बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। एक स्पेसिफिक डेट को हमारा जो है बिल्स रिसीवेबल हमें एनकैश कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब ट्रेड पेबल्स की। ये ट्रेड पेबल्स क्या है सर? ट्रेड पेबल्स में दो, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। मेरी बात समझ गए? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स, है ना। बिल्स पेबल क्रेडिटर दोनों ही करंट लायबिलिटी है। ये दोनों ही किस नेचर का है? करंट लायबिलिटी नेचर का है। इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ टेकिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। दोनों ट्रेड पे ये परचेज करते हैं या परचेज किया अगर हमने उधार गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, तो क्या हो गया ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो हमारा क्रेडिटर यानी हमारा ट्रेड पेएबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बात करते हैं क्रेडिटर्स का। क्या है क्रेडिटर्स? इट इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods and services टेकन और बोथ। मतलब मान लो मिस्टर एक्स से मैंने गुड्स परचेज किया, है ना, और मिस्टर एक्स को कह दिया कि भाई 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? मिस्टर एक्स आज के आज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिटर है, वो मेरा करंट लाइबिलिटी है ना। तो क्रेडिटर जो है वो करंट लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट पेएबल फॉर रीजन्स अदर देन परचेजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। मतलब जो नॉर्मल सप्लायर है जिनसे मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का गुड्स परचेज करता हूं और आज के आज अगर पैसे नहीं दिया तो केवल वही हमारा क्रेडिटर होगा। किसी और चीज के लिए अगर किसी पर्सन को मुझे पे करना बाकी रह जाए, अगर पैसा किसी के लिए मुझे पेएबल है, मैंने अभी पे नहीं किया, तो वो मेरा क्रेडिटर नहीं होगा। जैसे मान लो मेरा स्टाफ है, मैंने उससे काम ले लिया, है ना, मैंने उससे करंट मंथ का काम ले लिया और उसको उसकी सैलरी अभी इस मंथ में नहीं दिया, नेक्स्ट मंथ का भी सैलरी नहीं दिया, है ना। अब क्या होगा सर? वो मेरा क्या हो गया? वो मेरा लाइबिलिटी हो गया, लेकिन वो मेरा क्रेडिटर नहीं है ना। क्रेडिटर कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन जिससे हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का गुड्स क्रेडिट में परचेज करें, है ना। यस सर, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है बिल्स पेएबल। फटाफट फास्ट, बिल्स पेएबल सर ये भी करंट लाइबिलिटी ही है। ये करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल मींस bill of exchange accepted by the person or enterprises the amount which will be payable। मतलब ये हो गया कि मिस्टर एक्स से मैंने गुड्स को परचेज किया, है ना, और मिस्टर एक्स ने एक बिल जनरेट किया मेरे नाम से कि भाई आप इसमें साइन करो, है ना। मैंने उस बिल को साइन किया, जैसे मैं वो साइन करूंगा अब मिस्टर एक्स जो क्रेडिटर था ना, अब वो मेरा क्रेडिटर खत्म हो गया, अब एक बिल्स पेएबल, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, है ना। तो बिल्स पेएबल क्या है? मैं क्योंकि अमाउंट पेएबल के लिए मेरे मतलब मुझे पे करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट मीन्स वो बिल क्या हो गया मेरे लिए? बिल्स पेएबल। और बिल्स पेएबल जो है वो करंट लायबिलिटी के नेचर का होता है। इसके बाद फिर बातें करेंगे ट्रेड डिस्काउंट पर। क्या है ये ट्रेड डिस्काउंट? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ट्रेड डिस्काउंट। एक्चुअली आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट जो है इसका अकाउंटिंग होता ही नहीं। हम ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट का लेजर अकाउंट नहीं बनता, ट्रेड डिस्काउंट को हम बैलेंस शीट में शो नहीं, कहीं पर शो नहीं करते, पीएनएल अकाउंट कहीं नहीं शो करते। हालांकि ट्रेड डिस्काउंट की वजह से हमारे पास कैश थोड़ा कम आता है। ट्रेड डिस्काउंट का टारगेट क्या है? बल्क में परचेज को प्रमोट करना। मतलब कोई मिस्टर एक्स अगर मेरे पास परचेज करने आया, सपोज 100 टी शर्ट्स वो मुझसे परचेज कर रहा और 100 रुपए का एक टी शर्ट मैं उसे ऑफर करूंगा कि भाई मिस्टर एक्स अगर आपने 200 टी शर्ट्स अगर परचेज कर लिए तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, है ना। तो ये क्या हो गया? मैं उसे मोटिवेट कर रहा हूं कि वो मुझसे बल्क में परचेज करे, है ना। ट्रेड डिस्काउंट is the reduction in prices by the seller, है ना, to the purchaser of goods when they buy goods of certain quantity और value। certain quantity परचेज करेगा तो हम उसे ट्रेड डिस्काउंट देंगे। अब आप खुद भी समझो, 100 रुपए का एक टी शर्ट, 100 टी शर्ट वो परचेज करने आया, 10,000 का, मैंने उसे ऑफर किया 200 टी शर्ट परचेज करो, आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। 100 रुपए पर टी शर्ट, 200 टी शर्ट, कितने हो गए सर? 20,000 रुपए। मैंने उसे कहा 10% डिस्काउंट दूंगा, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000।
वो सिर्फ 18,000 देकर 20,000 का प्रोडक्ट्स लेकर जा रहा, उसे 2,000 तो यहीं पर मेरे शॉप पे ही उसे बेनिफिट हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें एक सेलर जो है वो परचेजर को मोटिवेट करता है कि आप आइए और हमसे एक सर्टेन क्वांटिटी, एक बल्क में क्वांटिटी परचेज करके ले जाइए और बदले में हम आपको देंगे ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद है कैश डिस्काउंट। सीधी सी बात है, कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं, इसकी अकाउंटिंग होती है। और कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, सीधी सी बात है, कैश ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए। अगर मान लो किसी से मुझे 10,000 का कैश लेना है ना, और मैं उसे कह दूं भाई आज के आज दे दिए तो 500 का डिस्काउंट देंगे, बस वो खुश हो जाएगा कि भाई 10,000 का मैटर 9,500 में क्लियर हो रहा है ना। तो कैश डिस्काउंट ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए। डिस्काउंट इज, कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर timely payments, है ना, of due amount. It is an expense for the party allowing the discount and income for the party receiving cash discount. Okay, आगे बढ़ते हैं। रिबेट, रिबेट इज द डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द परचेजर फॉर रीजन अदर देन विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउड, है ना। क्या है ये जो रिबेट है, ये अगर हम ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिए और कैश डिस्काउंट नहीं दिए फिर भी हम उसे कुछ अगर डिस्काउंटिंग दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रिबेट। नॉर्मली ये पुअर क्वालिटी गुड्स में हम रिबेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, कह सकते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के जो टॉपिक है, छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट, उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया। कुछ चीज़ें अभी भी इसमें बची हुई हैं, बट इसे हम जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, हम उन चीज़ों को वहाँ डिस्कस करेंगे जो बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के चैप्टर्स को कवर करने के लिए। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने अपने इन क्लासेस में फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हमारे पास आपके लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा उनका, है ना। तो फिर से एक बार, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।